अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 11 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक लेक्चर नंबर 8 है हमारा, लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। आज लेक्चर नंबर 9 में हम बेटा डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की एप्लीकेशन कॉन्सिक्वेंस। हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की दो एप्लीकेशन, एक का नाम है बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस और एक का नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। वैसे टोटल 4 एप्लीकेशंस हैं, बट हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक जिनको हमने डिस्कस करना है वो बेटा 2 हैं, एक आइसोथर्मल प्रोसेस और एक एडियाबैटिक प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव। जो वीडियो में आपको नोट्स नज़र आ रहे हैं, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, हर फिक्रा जो मैं बोलूँगा दिखाऊँगा हाईलाइट करना है, इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो पहली एप्लीकेशन की जानिब आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। डेफिनेशन क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस की, ये कैसा प्रोसेस है, इसकी निशानी क्या है, हाईलाइट करें। इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हाईलाइट कर लें ये शर्त, कंडीशन, टेम्परेचर कांस्टेंट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हर वक्त सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ऐसा प्रोसेस नाम देंगे आप आइसोथर्मल प्रोसेस। हमारी फिजिक्स में एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर हर वक्त सिस्टम का, गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ये निशानी आइसोथर्मल प्रोसेस। कुछ भी हो जाए, चाहे आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो चाहे आइसोथर्मल कंप्रेशन हो, हर हाल में टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना लाजमी है। अगर टेम्परेचर में चेंज आया तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं कहलाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें हर वक्त सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ऐसा प्रोसेस बेटा नाम आइसोथर्मल प्रोसेस। हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन। ये जितनी फर्दर आगे थ्योरी मैं बयान करूँगा ये सब लिखी हैं। कहता है फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक सिलेंडर है फिटेड विद अ नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। अंडरलाइन करते जाएं सिलेंडर की खूबियाँ क्या हैं। पहली खूबी, जो आपका सिलेंडर है जिसमें आपका वर्किंग सेप्स्टॉन आइडियल गैस मौजूद है, इस सिलेंडर की वॉल्स बेटा अंडरलाइन करें नॉन कंडक्टिंग हैं, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं, ठीक है जी। और ये फ्रिक्शन लेस पिस्टन रखता है और इसकी जो बेस है वो है कंडक्टिंग, यानी ऐसा पिस्टन जिसकी वॉल्स, दीवारें, और इसके ऊपर रखा है एक पिस्टन, ये नॉन कंडक्टिंग है। पिस्टन आपका फ्रिक्शनलेस है, लेकिन अंडरलाइन इसकी जो बेस है कंडक्टिंग है। बेस कंडक्टिंग का मतलब है कि जो हीट एंटर होगी या जो हीट लीव, सिस्टम के अंदर जो हीट आएगी या सिस्टम से जो हीट जाएगी वो तमाम इस बेस से होगी। मज़ीद डायाग्राम में यहाँ गौर करें, ये आपके सामने एक पिस्टन दिखाई दे रहा है। इस पिस्टन की बेटा ये वाली वाल्स, ये मैं शो कर रहा हूँ, येलो स्क्रोल आपको नज़र आ रहा होगा। ये वाल्स ये नॉन कंडक्टिंग है और जो पिस्टन है ये भी नॉन कंडक्टिंग है। ना यहाँ से कोई हीट आएगी ना जाएगी, पिस्टन मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस है ये पिस्टन। लेकिन ये जो आपका सिलेंडर है इसकी ये बेस, ये येलो स्क्रोल में आप देख सकते हैं, ये बेस आपकी कंडक्टिंग है। अगर आपने हीट को दाखिल करना है सिस्टम में तो इसी बेस से, अगर हीट को रिजेक्ट करना है, सिस्टम से निकालना है तो इसी बेस से। ये है आपका एक्सपेरिमेंटल डायाग्राम सिलेंडर। तो यहाँ यही बात है, इट इज़ प्लेस्ड ऑन अ हीट रेजर्वायर।
आपने इस सिलेंडर को कहाँ रखा, एक हीट रिजर्वायर पर जिसका टेम्परेचर है T। ये आप देख सकते हैं, ये लिखा है, इस सिलेंडर को आपने रखा है हीट रिजर्वायर पर। ये हीट रिजर्वायर हॉट बॉडी, इसका टेम्परेचर है जनाब T। अब आप देख सकते हैं जैसे ही इस सिलेंडर को आप हीट रिजर्वायर पर रखेंगे तो हीट यहाँ से हॉट बॉडी हाई टेम्परेचर, यहाँ से हीट सिस्टम के अंदर दाखिल हो रही है। ये हीट सिस्टम में एंटर हो रही है, हीट सिस्टम के अंदर एंटर ऐड हो रही है। तो यही हमने यहाँ लिखा है, दिस सिस्टम फुलफिल द कंडीशन फॉर, हाईलाइट करें बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, ये अहम बात, बॉयल्स लॉ। आखिर यहाँ बॉयल्स लॉ क्यों फुलफिल हो रहा है, क्योंकि आप बच्चों को याद होगा, देखें आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो टेम्परेचर कांस्टेंट किस में होता है, बॉयल्स लॉ। अगर आपको बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट याद हो तो क्या थी कि प्रेशर और वॉल्यूम प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं, जबकि टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट। तो यहाँ हमारा जो सिस्टम है ये फुलफिल कर रहा है, मुतमईन सेटिस्फाई कर रहा है। हाईलाइट करें बॉयल्स लॉ को। बॉयल्स लॉ क्यों, क्योंकि बेटा ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल की क्या निशानी थी, टेम्परेचर हर वक्त कांस्टेंट रहे। तो टेम्परेचर किस में कांस्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ में। इसलिए हमें यहाँ बॉयल्स लॉ फुलफिल हो रहा है। देयरफॉर अब गैस चाहे एक्सपेंड हो चाहे गैस कंप्रेस्ड हो, आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब क्योंकि बॉयल्स लॉ वैलिड है, बॉयल्स लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप देखें द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस, हाईलाइट कर ले, कांस्टेंट है। बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है, इसका मतलब है वॉल्यूम और प्रेशर इन दोनों का प्रोडक्ट हर लम्हा, चाहे पिस्टन अपवर्ड मूव करे, चाहे पिस्टन डाउनवर्ड, चाहे एक्सपेंशन हो, चाहे गैस कंप्रेशन हो, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हर हाल में कांस्टेंट रहेगा। अगर P1 V1 इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम हो और P2 V2 फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम हो, तो कुछ भी हो जाए इनका प्रोडक्ट हाईलाइट करें कांस्टेंट है। P1 V1 इक्वल P2 V2, ये सब मैथमेटिकल फॉर्म है बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ की तो दो बातें अभी तक आपने याद रखनी है। पहली बात, आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से दूसरी बात, कौन सा लॉ वैलिड है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली हैं, इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट। दो बातें याद रहेंगी, आइसोथर्मल की निशानी बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए कौन सा लॉ फुलफिल हो रहा है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों का प्रोडक्ट हर जगह कांस्टेंट। इसके बाद अब अगर आप बच्चों को याद हो जी, हम इन केस ऑफ एन आइडियल गैस, थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमारा वर्किंग टूल क्या है, आइडियल गैस। आइडियल गैस है और आपको ये याद होगा, अगर इंटरनल एनर्जी वाला टॉपिक याद हो तो उसमें बताया आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे, इनके दरमियान कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं, मॉलिक्यूल एक दूसरे के जितने मर्जी करीब हो, इनमें कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं, एक दूसरे पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। मॉलिक्यूल, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी हो गई ज़ीरो। इंटरनल एनर्जी में आपने सम लिया, एक काइनेटिक एक पोटेंशियल का, अब पोटेंशियल तो हो गई ज़ीरो, तो बाकी रह गई काइनेटिक। सो हेंस हाईलाइट कर लें, इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ये बात याद रखें। हमारा वर्किंग टूल क्या है, हमारा वर्किंग टूल है आइडियल गैस। आइडियल गैस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़ीरो, तो बाकी रह गई सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, और यही काइनेटिक एनर्जी दर हकीकत इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी
आइडियल गैस की आपको याद होगा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अब ज़रा आज के टॉपिक पर आए, क्योंकि आज के टॉपिक में हमने टेम्परेचर को क्या रखा है, कांस्टेंट। आइसोथर्मल की क्या निशानी है, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है किस पर, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट। ज़रा फिक्रे को समझें, तवज्जो करें, ये फिजिक्स है, ज़रा गौर करें बेटा। इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ओके। अब आइसोथर्मल की क्या निशानी है, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट, दोनों डायरेक्टली हैं। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं, जो इंटरनल एनर्जी पहले मॉलिक्यूल की थी वही बाद में। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, यानी कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं। हाईलाइट करें डेल्टा यू ज़ीरो, डेल्टा चेंज यू इंटरनल एनर्जी ज़ीरो। जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, सो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी में नो चेंज, कोई चेंज नहीं, तो ब्लॉक करें डेल्टा यू ज़ीरो। अब बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बन गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या था, Q इक्वल डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू था। तो डेल्टा यू की जगह आपने ज़ीरो लिख दिया, तो बाकी रह गया डेल्टा Q इक्वल डेल्टा डब्ल्यू। अब दोनों पॉजिटिव हैं, हीट पॉजिटिव यानी सिस्टम में दाखिल हुई, और डेल्टा डब्ल्यू वर्क पॉजिटिव। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, अगर दोनों को नेगेटिव कर दूं तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन। पहला केस ये Q इक्वल डब्ल्यू, Q इक्वल डब्ल्यू, जितनी हीट आपने दी वो सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल वर्क में। पहला केस दिस शोज दैट गैस एक्सपेंड, जैसे जैसे आप हीट देंगे गैस, सिलेंडर में मौजूद गैस एक्सपेंड होगी और डस वर्क होगा। इट रिक्वायर्ड एन अमाउंट ऑफ हीट टू बी सप्लाई गैस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आइसोथर्मल चेंज, यानी जितनी भी हीट आप दोगे पहली इक्वेशन में वो तमाम की तमाम हीट वर्क में तब्दील होगी। वर्क में जो भी आप हीट दोगे बेटा वो सारी हीट किस में, वर्क में। और हमेशा याद रखें ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आहिस्ता आहिस्ता पिस्टन ऊपर की जानिब मूव करेगा, लेकिन हर हाल में गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तमाम हीट वर्क में तब्दील होगी लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और ये याद रखें हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए कुछ वक्त दरकार है, इसीलिए आइसोथर्मल प्रोसेस इज़ अ स्लोली प्रोसेस। जब भी चाहे आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, हमेशा परफॉर्म किया जाएगा स्लोली। इस पहले रिजल्ट पर गौर करें, डेल्टा क्यू, जितनी भी आप हीट दोगे, ये डेल्टा क्यू जो आप हीट दोगे ये पॉजिटिव है। हीट पॉजिटिव का मतलब है हीट सिस्टम में दाखिल हो रही है। इक्वल वर्क, जितनी हीट आपने दी वो सारी की सारी वर्क में तब्दील हो रही है। तमाम हीट किस में कन्वर्ट हुई, वर्क में। ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तमाम हीट जितनी आपने दी वो सारी की सारी वर्क। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो, वर्क का मतलब है पिस्टन की मूवमेंट। जितनी हीट आपने दी वो सारी हीट खर्च हो गई। मॉलिक्यूल को जितनी हीट मिली वो सारी उसने किस में कन्वर्ट किया, वर्क में। वर्क में पिस्टन की मूवमेंट, पिस्टन मूव करता है अपवर्ड, इसलिए ये कहलाता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसी तरह अब केस नंबर 2, दोनों जानिब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी माइनस क्यू और इधर भी माइनस डब्ल्यू। ये शर्त किसके लिए है, हाईलाइट करें, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल है तो सिलेंडर में मौजूद गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि कंप्रेशन है तो पिस्टन अब मूव करेगा डाउनवर्ड। माइनस डब्ल्यू का मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और इधर माइनस क्यू मतलब हीट अब सिस्टम से रिमूव, लेकिन ओवरऑल टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब ये केस नंबर 2 की जानिब आता हूं मैं।
केस नंबर 2 में आप देख सकते हैं गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। पहला केस नंबर 1 था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, केस नंबर 2 है आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब माइनस डब्ल्यू का मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस, और माइनस क्यू का मतलब हीट फ्लो आउट ऑफ द गैस। सिंस हाईलाइट करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस रिक्वायर्ड टाइम। तमाम तर हीट चाहे आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। हीट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में रिक्वायर्ड सम टाइम। हीट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर रिक्वायर्ड टाइम, हेंस टू कीप टेम्परेचर ऑफ द गैस कांस्टेंट। गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, हीट को एक जगह से दूसरी जगह तमाम हीट वर्क में तब्दील होगी। तो ये प्रोसेस चाहे वो हाईलाइट करें एक्सपेंशन हो चाहे वो कंप्रेशन हो, मस्ट बी टेक प्लेस स्लोली, हमेशा स्लोली परफॉर्म किया जाएगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हमेशा स्लोली परफॉर्म किया जाएगा। एक शॉर्ट आंसर बनता है वाई आइसोथर्मल प्रोसेस टेक स्लोली, परफॉर्म स्लोली। तो आप इसका आंसर यूं देंगे ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर टेक टाइम। हीट को ट्रांसफर होना है, तमाम हीट वर्क में तब्दील होगी। हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो इसलिए चाहे वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो चाहे वो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो, टेक स्लोली। मजीद इस कर्व को रिप्रेजेंट करता है, उसके इस कर्व का नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने वाली जो कर्व है इसका नाम है बेटा आइसोथर्म। ये आइसोथर्म, ये ग्राफ आप देख सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ये ग्राफ बनता है। प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान देखें कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा हुआ है क्योंकि बॉयल्स लॉ की ये शर्त है। और आप ये पहला पॉइंट आप देखें प्रेशर P1 ज़्यादा है, वॉल्यूम V1 कम है। तो प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम, एक दूसरे के इन्वर्सली। इस P2 पर गौर करें, अब वॉल्यूम ज़्यादा है प्रेशर कम है, एक दूसरे के इन्वर्सली। ये जो आपको ये स्क्रॉल चल रहा है, ये जो कर्व है, इस कर्व को कहते हैं आइसोथर्म। वो ग्राफ, वो कर्व जो आइसोथर्मल प्रोसेस को पूरा करे, इस कर्व का नाम है बेटा आइसोथर्म। इस कर्व का नाम आइसोथर्म। यहाँ बेटा आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को सुना, इसकी पहली एप्लीकेशन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब जितनी बातें मैंने अभी बताई वो सारी समरी, ये सारी हर एक लाइन ये ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर ये हर फिक्रा आपको याद रहा तो टॉपिक आइसोथर्मल प्रोसेस समझने में आसानी। पहली बात, आइसोथर्मल की क्या निशानी है बेटा? टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ऐसा प्रोसेस जिसमें हर वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट हो, आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरी बात, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ कैन बी अप्लाई, बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है। अब बॉयल्स लॉ क्या होता है? प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली और टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। कुछ भी हो जाए, प्रेशर और वॉल्यूम इन एक दूसरे के इन्वर्सली, एक में इजाफा एक में कमी, ओवरऑल इनका प्रोडक्ट, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट। P1 V1 बराबर P2 V2। ये ग्राफ आप देख सकते हैं। ये इस कर्व को क्या नाम दिया था अगर याद हो? आइसोथर्म। वो कर्व जो रिप्रेजेंट करे आइसोथर्मल प्रोसेस को, इस कर्व का नाम आइसोथर्म। इस कर्व में आप देख सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली हैं। इस पहले पॉइंट पर गौर करें, वॉल्यूम V1 कम है तो प्रेशर P1 ज़्यादा है, एक में इजाफा एक में कमी। तो ओवरऑल बॉयल्स लॉ क्यों एप्लीकेबल है? क्योंकि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट। जी, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर आप गौर करें बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इक्वल डेल्टा U प्लस W, डेल्टा U प्लस W, इक्वेशन 1 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम जानते हैं आइसोथर्मल की क्या निशानी है? आइसोथर्मल की निशानी है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट।
वो प्रोसेस आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, ये भी आपको याद होगा वी नो, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी कितनी है डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट, यानी जो इंटरनल एनर्जी पहले वही बाद में, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं। सो देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं। सो डेल्टा यू जीरो, डेल्टा चेंज यू इंटरनल एनर्जी जीरो, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं, डेल्टा यू जीरो। आइसोथर्मल की निशानी टेम्परेचर कांस्टेंट, इसलिए जी अब टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी गौर करें ज़रा, डायरेक्टली हैं। इंटरनल एनर्जी डिपेंड टेम्परेचर पर, टेम्परेचर कांस्टेंट, सो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं, डेल्टा यू जीरो। इस वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, यहाँ डेल्टा यू जीरो, क्यू इक्वल जीरो प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू की जगह जीरो तो ये है क्यू इक्वल डब्ल्यू। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये कहलाएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हीट पॉजिटिव यानी कि हीट सिस्टम में दाखिल हुई, वर्क पॉजिटिव, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यानी जितनी भी हीट आपने दी वो तमाम की तमाम हीट वर्क में कन्वर्ट हुई। टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखना है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो तमाम हीट वर्क में तब्दील। हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए कुछ वक्त दरकार, तो इसीलिए एडियाबैटिक प्रोसेस चाहे वो एक्सपेंशन या कंप्रेशन टेक प्लेस स्लोली। अगर दोनों के साथ माइनस लगा दूं तो फिर ये बन जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है जी, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो चाहे बेटा एक्सपेंशन हो, कंप्रेशन टेक प्लेस स्लोली। तो यहां बेटा आज हमने सीखा समझा, ये पहली एप्लीकेशन मुकम्मल हुई, फर्स्ट एप्लीकेशन मुकम्मल आइसोथर्मल प्रोसेस। वीडियो को बार बार सुने, समझें, एहतियात करें। जितनी मेहनत करेंगे, बार बार सुनेंगे, ये सारे बोर्ड पर लिखे हुए की पॉइंट अगर आपको याद होंगे तो टेक्स्ट बुक का हर फिक्रा बेहतरीन याद होगा, समझ आएगा। आज का लेक्चर बेटा यहीं वाइंड अप करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस ये पहली एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हर फिक्रा आपको याद हो ऑब्जेक्टिव के लिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।